अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज हम मौजूद हैं फर्स्ट डे के सेशन में। हमने अपनी रेगुलर क्लासेस जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 हाफ कर लिया था। उसी के आगे से कंटिन्यू करना था। जैसे भी हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड हुआ, उसके बाद हमने बात करनी थी चैप्टर नंबर 6 से कुछ था मामला, तो उसको हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है, उसके अंदर हमने पढ़ा था ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसका इक्विलिब्रियम अटेन्ड है, इक्विलिब्रियम हासिल हुआ है और उसके इक्विलिब्रियम को ऑल्टर किया जाता है, अगर उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है तो वो कोशिश करता है रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को वापस हासिल करने की। वो इक्विलिब्रियम वो एक रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को वापस हासिल करने की, वापस रीगेन करने की, रीमेंटेन करने की कोशिश करता है। तो हम किस किस तरीके से किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं? बाय इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, यानी कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो दूसरी चीज बनना शुरू हो जाती है। देखो, रिएक्शन की हमेशा दो साइड होती हैं, एक आपके उल्टे हाथ पर होती है, वो आपकी जो है वो रिएक्टेंट साइड है, और एक आपकी दूसरी जानिब होती है जो आपकी प्रोडक्ट साइड होती है। बात समझ रहे हैं आप? ये अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो लाजमी बात है प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा और फिर बैलेंस आ जाएगा। अगर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो लाजमी बात है रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी और फिर वो बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से टेम्परेचर आया तो टेम्परेचर के अंदर दो सानियात हमने देखी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो अगर मैं उसे और हीट प्रोवाइड करूंगा तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा था वो अब लो हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये रिएक्टेंट अपनी हीट रिलीज नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं, और मैं उसे एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं हीट टेम्परेचर को डाउन कर दूंगा, तो ये अपने अंदर से हीट बहुत इजीली रिमूव कर सकता है और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अगर एंडोथर्मिक है, जैसे हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है अपने अंदर, तो उसके साथ क्या होगा? अगर मैंने इस मोमेंट पर हीट बहुत कम रखी तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि इसे तो हीट एब्जॉर्ब करनी है तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। इसे हीट जितनी जल्दी मिल जाएगी उतनी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा। लेस अमाउंट ऑफ हीट में या लो टेम्परेचर में ये रिएक्शन कामयाब नहीं है, ये इसके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर टेम्परेचर हाई कर दूंगा तो एंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल है। तो टेम्परेचर की जो दो कंडीशन से मैं बता दूं, हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए फेवरेबल है, लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए फेवरेबल है। फिर आया प्रेशर का मामला। प्रेशर में क्या देखना है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो कौन सी साइड के लिए फेवरेबल है? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है वो साइड बनना शुरू हो जाएगी, जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है वो मिलने लगेंगे प्रेशर की वजह से और दूसरी चीज बनाने लगेंगे। बात आप मेरी समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। ऐसे कहा जा रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। तो बेसिकली सबसे पहला हमारे पास जो एप्लीकेशन है ली चैटलियर प्रिंसिपल की, वो हैबर-बॉश प्रोसेस, जिसे हैबर्स प्रोसेस कहते हैं, जिसमें अमोनिया की प्रिपरेशन हो रही है, वो प्रोसेस है। कहा जा रहा है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 200 to 900 atm प्रेशर टू फॉर्म अमोनिया। अ कैटलिस्ट इज यूज्ड। कह रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाया गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तब जाके मुझे मिला अमोनिया। आप देख रहे हैं डेल्टा एच के आगे लिखा हुआ है -46.2 किलो जूल्स। माइनस क्या बता रहा है? ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले, बन गया अमोनिया। आइए अब जरा ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मुझे बेटा प्रोडक्शन ज्यादा करनी है अमोनिया की, मेरे लिए जो अहम चीज है वो है अमोनिया, कि मैं किसी तरह ज्यादा से ज्यादा अमोनिया जनरेट कर सकूं। तो लाजमत है मुझे रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराने, रिएक्शन को इस डायरेक्शन में राइटवर्ड मूव कराने किसी तरह। कंसेंट्रेशन में क्या था मैंने बताया, अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी? प्रोडक्ट की खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो लाजमत है किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाऊंगा? रिएक्टेंट की बनाऊंगा। सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ H2 एंड N2 विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट। अब मैंने क्या किया, इन दोनों की कंसेंट्रेशंस बढ़ा दी। तो इन दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ाने की सूरत में जब ये रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, इक्विलिब्रियम था, पहले इक्विलिब्रियम था, रिएक्टेंट बढ़ा दिया, डिस्टर्बेंस आ गई। इस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए रिएक्टेंट कन्वर्ट होने लगा प्रोडक्ट में, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बना और वापस इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तो ये सिचुएशन होती है
जिसकी वजह से इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन विल गेट द फेवर इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। आप मेरी बात समझ गए? कह रहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे? देखो मैंने सबसे पहले ये देखा भाई कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो मैंने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए कौन सी टेम्परेचर की कंडीशन फेवरेबल होती है, क्या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? तो बिल्कुल आपने इस चीज को समझ लिया कि लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक के लिए फेवरेबल है। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक। अमोनिया इस तरह बन रहा है ना, इस तरह, तो डेल्टा एच क्या लिखा हुआ है -46, मतलब एक्सोथर्मिक है। हीट इज लिबरेटेड इन फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन, तो यहाँ पर हीट लिबरेट हो रही है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हीट इज लिबरेटेड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड जाएगा तो हीट लिबरेट होगी। अगर हीट लिबरेट हो रही है, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और मुझे इसी डायरेक्शन में मूव कराना है, एक्सोथर्मिक वाली डायरेक्शन में मूव कराना है, तो लाल बात है मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन क्या होगी? अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर की फेवरेबल सिचुएशन क्या होगी? इफ द टेम्परेचर इज केप्ट लो, अगर टेम्परेचर कम रखूंगा द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट, इक्विलिब्रियम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपके पास बात मेरी समझ में? आप ये कहा जा रहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है? आओ इक्वेशन को जरा एक बार लिख के देखते हैं। ये था N2, ये था 3H2, ये था 2NH3। अब नंबर ऑफ मोल्स में लिखते हैं, वॉल्यूम में, वॉल्यूम लिख लेते हैं। ये कितने वॉल्यूम? 1 वॉल्यूम। ये कितने वॉल्यूम? 3 वॉल्यूम। ये कितने बने? 2 वॉल्यूम। 1 + 3 करो कितने? 4 वॉल्यूम से कितने वॉल्यूम्स? 2 वॉल्यूम्स। मैंने क्या कहा था? प्रेशर में जिस जगह अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो कौन सी साइड फेवरेबल होती है? जहां मोल्स यानी कि वॉल्यूम कम होता है, यहाँ वॉल्यूम कम है, तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए इन दिस रिएक्शन अमोनिया इज फॉर्म बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, 4 से 2 वॉल्यूम पे जा रहा है। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज, अगर प्रेशर बढ़ाया, ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, आपस में इंटरेक्ट करेंगे और नया प्रोडक्ट जनरेट कर लेंगे। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, तो इक्विलिब्रियम आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? तो ये आपका हैबर-बॉश प्रोसेस था। इसके कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं मैं बिल्कुल आपके लिए। इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा अपने पास। कंक्लूजन की जानिब मैं चल रहा हूं। अच्छा बेटा, अभी हमने अपने पास हैबर-बॉश प्रोसेस के अंदर ली चैटले प्रिंसिपल को अप्लाई करके देखा था। अब इन दी एंड आके उसके सारे इफेक्ट्स को देखते हुए हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारे अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड कैसे हो सकती है। द यील्ड ऑफ अमोनिया विल बी ग्रेटर। हमें अगर अपने उन इस इक्वेशन में, मैं आपको इक्वेशन भी एक बार लिखकर दिखा दूं दोबारा से। इक्वेशन क्या थी? N2 + 3H2 और 2NH3। कहा जा रहा है कि अगर आपको अमोनिया मैक्सिमम यील्ड करना है तो आपको कुछ कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। कंडीशंस क्या? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों की कंसेंट्रेशन हाई होनी चाहिए सबसे पहली बात। फिर लो टेम्परेचर, क्योंकि भाई ये डेल्टा एच जो था इसका वो नेगेटिव था, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक था और एक्सोथर्मिक के लिए तो लो टेम्परेचर चाहिए होता है, तो लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। हाई प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ था, जब प्रोडक्शन हुई थी तो वॉल्यूम कम हो रहा था, इस वजह से आपको हाई प्रेशर दरकार था। देखो हर चीज की जो मैक्सिमम यील्ड होती है ना बेटा, उसके लिए कुछ जो है वो समझ लीजिए कि एप्रोप्रिएट कंडीशंस होती हैं, कुछ उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं फॉर द मैक्सिमम यील्ड। तो दीज आर द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। ये हैबर-बॉश प्रोसेस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया, अमोनिया बन गया, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस रखनी पड़ती हैं। कंसेंट्रेशंस को हाई रखना पड़ता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है इन बिटवीन, हाई प्रेशर अटेन करना पड़ता है, तब जाकर ये दोनों गैसेस आपस में मिलकर एक नई गैस में कन्वर्ट हो पाती हैं जो कि अमोनिया होती है। इसी तरह से एक और प्रोसेस है हमारे पास जिसे हम ली चैटले प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, और वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है
कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के एक स्टेप को देखते हैं। बेसिकली पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन नहीं देखते, उसका एक स्टेप है जो सबसे मेन ऑक्सीडेशन टावर का एक स्टेप होता है, उसे हम देखते हैं। तो आइए, ये मेरे ख्याल में आपको हैबर-बॉश प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है जाने। अच्छा बेटा, जैसे अभी हमने अपने पास ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन देखी थी, हैबर-बॉश प्रोसेस। एग्जैक्टली उसी तरह बेइंतहा हद तक मिलता जुलता हमारे पास एक और प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में देख रहे हैं इस वक्त। अब देखिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन में वही तीनों इफेक्ट्स हमें देखने हैं। इन पाकिस्तान सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, बेसिकली H2SO4। अच्छा, H2SO4 की प्रिपरेशन के अंदर सबसे अहम स्टेप आपके पास ये ऑक्सीडेशन का एक स्टेप होता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेती है। कहा जा रहा है इन पाकिस्तान सल्फ्यूरिक acid is prepared by the contact process. SO2 is first oxidized to SO3. SO2 को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है SO3 में, SO2 ऑक्सीडाइज हुई, SO3 जनरेट कर लिया, एक कैटलिस्ट यूज करा which is V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। रिएक्शन आप देख रहे हैं, नेगेटिव साइन, इट मींस इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले आता है कंसेंट्रेशन। भैया मुझे मोटो क्या है, मेरा मोटिव ये है कि मुझे ये ज्यादा बनाना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को मैक्सिमम करना है। इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो लाजमी बात है, अगर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ानी है ना। रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कह रहे हैं इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट। अगर मैंने इन दोनों की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी तो लाजमी सी बात है ये बनना शुरू हो जाएगा, जैसे अभी आपने हैबर-बॉश प्रोसेस के अंदर देखा, एग्जैक्टली सेम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या कह रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज एक्सोथर्मिक। आप देख रहे हैं, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करूं, SO3 के लिए मैं आगे बढ़ता हूं तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। हीट इज लिबरेटेड इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर फॉरवर्ड जाऊंगा तो हीट लिबरेट हो रही है। इफ द टेम्परेचर इज केप्ट लो, मैंने बताया था सिनेरियो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करने के लिए टेम्परेचर की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट लो for the favoring of exothermic reaction। तो कह रहे हैं the temperature is kept low, the equilibrium shifts towards the right। equilibrium कहाँ शिफ्ट होने लगेगा, आपके rightward शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड की। Now we consider the effect of pressure। अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करनी है तो हमें देखना पड़ेगा इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। तो आइए देखते हैं जरा। मैंने लिखा 2SO2 प्लस O2, रिएक्शन होता है 2SO3। आप वॉल्यूम्स के हिसाब से जज करते हैं 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम, 2 + 1 कर लिया, 3 वॉल्यूम बने और ये था 2 वॉल्यूम। तो भैया सल्फर ट्राइऑक्साइड बने बाय द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। इन दिस रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हुआ ना, 3 से 2 हुए, वॉल्यूम कम हुआ। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज, मैंने बताया था प्रेशर बढ़ाने वाले सिनेरियो में जब प्रेशर बढ़ाओगे तो कौन सी साइड फेवरेबल होगी, जिस तरफ वॉल्यूम कम होगा वो साइड फेवरेबल होगी। ये वॉल्यूम कम है, ये फेवरेबल हो जाएगी कब, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड राइट। आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आइए, जैसे हमने हैबर-बॉश प्रोसेस के अंदर देखा था, इसका भी कंक्लूजन देख लेते हैं, फिर हमारा ये एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल इख्तिताम पजीर होगा। अच्छा बेटा, अभी हमने अपने पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस को देखा, कंप्लीट हैबर-बॉश प्रोसेस को समझा, उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस को समझा। अब जैसे हैबर-बॉश का कंक्लूजन देखा था, इसी तरह से कॉन्टैक्ट प्रोसेस का भी कंक्लूजन देख रहे हैं। देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हमने अपने पास सल्फर ट्राइऑक्साइड वाले स्टेप की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन के स्टेप की बात कर रहे हैं। द यील्ड ऑफ SO3 विल बी ग्रेटर अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। अब कुछ कंडीशंस रखनी पड़ती हैं जब मैक्सिमम यील्ड करनी पड़ती है। मैंने आपको भी बताया था कि किसी भी चीज़ की ऑप्टिमम कंडीशंस दरकार होती है फॉर द मैक्सिमम यील्ड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो मैक्सिमम यील्ड थी उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस की बात की जा रही है। कहा जा रहा है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2। मैं जरा रिएक्शन आपके लिए लिख दूं दोबारा से।
भैया देखो, हमें अगर प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है, इसीलिए कहा जा रहा है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2, यानी कि इन दोनों की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दो तो खुद ब खुद इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। समझ में आती है बात। लो टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको याद हो कि डेल्टा H का साइन क्या था, नेगेटिव का, माइनस का 395 आपके पास था, तो नेगेटिव साइन था, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। और अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास फेवरेबल सिचुएशन कैसी होती है बेटा? लो टेम्परेचर, इसीलिए आपने लो टेम्परेचर किया। हाई प्रेशर क्यों? अभी दोबारा से एक बार हम कंडीशन को देखते हैं अपनी अपने पास। भाई ये कितने वॉल्यूम है? 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम। तो आप देख रहे हैं ना, ये ऐड होने के बाद बन जाएगा 3 वॉल्यूम और ये रहा 2 वॉल्यूम। तो डिक्रीज हुआ। हमेशा प्रेशर इंक्रीज तब करते हैं जब आपको कम वॉल्यूम वाली साइड चाहिए होती है। तो ये फेवरेबल, इसके फेवर में बात करनी थी, कम वॉल्यूम था इसलिए प्रेशर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो बेटा ये हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल की 2 मेजर एप्लीकेशंस थी जो मैंने आज आपको पढ़ाई हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।